का आत्मघाती कदम है पुतिन का। Well, Russian President Vladimir Putin has put his country's nuclear forces on high alert. यूक्रेन संकट के बीच घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। यूक्रेन के साथ युद्ध करके रूस को क्या मिलेगा, सब लोग यही सवाल उठा रहे हैं। वैसे हम सब जानते हैं कि दो देशों के बीच युद्ध छिड़ गया। रूस ने यूक्रेन में एक तरह से कहें तो युद्ध थोप दिया, जिसका मुकाबला एक छोटा सा देश जिसकी आबादी करीब 4.33 करोड़ है, यानी कि यूपी की जनसंख्या का करीब 6वें हिस्से के बराबर और ओडिशा की 4.6 करोड़ जनसंख्या के बराबर का एक देश है। अगर आप यूक्रेन को देखेंगे तो मैप में कुछ इस तरह से दिखता है। इस देश के ईस्टर्न यूक्रेन में डोनेस्क और लुहांस नाम के दो रीजन हैं, जिनकी सीमा रूस से लगती है। डोनेस्क और लुहांस के कुछ इलाके अलगाववादियों के कंट्रोल में है, यानी कि यूक्रेन सरकार के कंट्रोल से बाहर है, जिनको रूस का समर्थन मिला हुआ है। इस ताकत के बलबूते डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक और लुहांस पीपल रिपब्लिक, यानी कि इन दोनों अलगाववादी संगठनों ने नए देश का ऐलान कर दिया और इनको रूस का समर्थन मिल गया। इसको करते वक्त अनऑफिशियल रेफरेंडम बुलाया गया, जिसके बाद से रूस ने इन लोगों की कई तरीके से मदद की, जैसे मिलिट्री सपोर्ट देकर, आर्थिक सपोर्ट देकर, कोविड वैक्सीन प्रोवाइड कराकर और यहाँ रहने वाले करीब 8 लाख लोगों को रशियन पासपोर्ट भी आने जाने के लिए दिए गए। तो क्या रूस यूक्रेन पर हमले की तैयारी पहले से कर रहा था, जैसा कि अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था? सवाल यह भी है कि जब वैश्विक ताकतों को पता था तो फिर रूस अनकंट्रोल कैसे हो गया? अगर इस विवाद को ठीक से समझना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें हर वो जानकारी आपको मिलेगी जिसके बाद रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ गई। जय राम दोस्तों, मेरा नाम गंगा प्रसाद। हमारी कोशिश होती है कि आप तक हर वो जानकारी पहुंचाई जाए जो आपसे जुड़ी है। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ दूसरे दोस्तों तक भी वीडियो पहुंच सके। रूस और यूक्रेन के बीच का विवाद कुछ भारत और पाकिस्तान के विवाद जैसा है। मतलब जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर विवाद है, वैसा ही यूक्रेन और रूस के बीच विवाद है। जैसे पाकिस्तान के बनने के बाद कश्मीर में अलगाववाद का आतंक देखने को मिला, वैसे ही रूस ने यूक्रेन में अलगाववादियों का समर्थन कर यूक्रेन के अंदर विद्रोह करने में मदद की। मतलब ये कि जब से यूक्रेन के उदय की कहानी शुरू होती है, तब से रूस उसके खिलाफ अलगाववाद को बढ़ाने की कोशिश करता आ रहा है। दरअसल 20वीं सदी की शुरुआत में यूक्रेन रूस साम्राज्य का हिस्सा था। 1917 में व्लादिमीर लेनिन की अगुवाई में रूसी क्रांति के बाद 1918 में यूक्रेन ने आजादी की घोषणा की और 1921 में लेनिन की सेना से हार के बाद 1922 में यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा बन गया। तब भी यूक्रेन में आजादी की आवाज दबी नहीं। यूक्रेन में रूस से आजादी के लिए संघर्ष की ज्वाला जलती रही, लेकिन लंबे समय तक सफलता यूक्रेन को आजादी के तौर पर नहीं मिली। 1922 से 1954 तक का समय अब तक गुजर चुका था। 1954 में सोवियत संघ के नेता निकिता ख्रुश्चेव ने यूक्रेन के इस विद्रोह को दबाने के लिए क्रीमिया आइलैंड को यूक्रेन को तोहफे के तौर पर दे दिया, ताकि जो अलगाववाद की ज्वाला जल रही है उसको शांत किया जा सके। तब भी यूक्रेन के अंदर आजादी की आग जलती रही। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन ने अपनी आजादी का ऐलान किया। रूसी प्रभाव से मुक्ति के लिए पश्चिमी देशों से नजदीकी बढ़ानी शुरू की। ये सब रूस को अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब यूक्रेन में सरकार के खिलाफ अलगाववादियों का समर्थन रूस कर रहा था, ताकि यूक्रेन में अशांति बनाए रखी जा सके और उसे उसी के देश में उसी के जाल में फंसाकर रखने की रणनीति रूस ने जारी रखी। इसी बीच 2010 में रूस समर्थित विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। मतलब रूस के दोनों हाथों में लड्डू आ गए। एक तरफ अलगाववादी समर्थित लोग रूस के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, तो दूसरी तरफ सत्ता में रूस समर्थित राष्ट्रपति यानुकोविच बैठ चुके थे।
जिसने रूस के साथ करीबी संबंध बनाए और यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन से जुड़ने के फैसले को खारिज कर दिया। ये तब तक चलता रहा जब तक यानुकोविच के खिलाफ यूक्रेन में विद्रोह नहीं शुरू हुआ। इसके बाद रूस और यूक्रेन के बीच नवंबर 2013 में तनाव बढ़ना शुरू हुआ। तब यूक्रेन के राष्ट्रपति को यूक्रेन के लोग हटाने की मांग कर रहे थे और इसके विरोध में यूक्रेन की राजधानी कीव में तब के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का विरोध हो रहा था, क्योंकि यूक्रेन के लोगों को पता था कि यानुकोविच को रूस का समर्थन प्राप्त है, जिसकी वजह से यानुकोविच के खिलाफ यूक्रेन की जनता खड़ी हो गई। और फिर 2014 में विक्टर यानुकोविच को यूक्रेन में राष्ट्रपति का पद छोड़ना पड़ा। फरवरी 2014 में यानुकोविच ने देश छोड़कर रूस में शरण ले ली। उसी साल यूक्रेन के राष्ट्रपति बने पेट्रो पोरोशेंको ने यूरोपियन यूनियन के साथ डील पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसका बदला लेने के लिए रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया में 2014 में कब्जा कर लिया। वैसे ऐसी कार्रवाई रूस तब से करता आ रहा है जब से सोवियत संघ टूटा है। रूस अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ 6 से 7 साल में विद्रोह करता आ रहा, ये इतिहास बताता है, और अपनी ताकत के बलबूते अपनी सीमा का विस्तार करता आ रहा है। ऐसे में दुनिया के देशों को डर है कि अगर रूस को यहीं नहीं रोका गया तो उसका खामियाजा कहीं उनको भी ना भुगतना पड़े, क्योंकि इससे पहले 2008 में जॉर्जिया के कुछ एरिया में रूस ने कब्जा कर लिया। इस नक्शे को अगर देखेंगे तो खाजिया और साउथ ओस्टिया का जो रीजन रूस से लगता है, उन इलाकों में भी रूस की दखलंदाजी बढ़ गई है। इसके अलावा इस मैप में जो रेड पॉइंट हैं, दरअसल उन इलाकों में रूस की मिलिट्री लंबे समय से तैनात है, लेकिन जो ब्लैक पॉइंट है, उन इलाकों में रसिया ने कुछ महीनों के अंदर अपनी मिलिट्री को तैनात करने का काम किया। मतलब यूक्रेन की घेराबंदी चारों तरफ से रूस ने की, तब जाकर युद्ध के मैदान में आया और बहाना यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क के रूस समर्थित अलगाववादी कैंपों को बनाया गया और आरोप लगाया गया कि 2015 में साइन किए गए मिन्स्क एग्रीमेंट के खिलाफ यूक्रेन काम कर रहा है। यानी कि मिन्स्क एग्रीमेंट के तहत हुए समझौतों को यूक्रेन नहीं मान रहा, जबकि सच ये है कि यूक्रेन में डोनेट्स्क और लुहांस्क में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां यूक्रेन सरकार का कंट्रोल नहीं है। मतलब अलगाववादी यूक्रेन के अंदर ही अपनी सरकार चलाते हैं। इस विवाद को शांत करने के लिए मिन्स्क एग्रीमेंट 2015 में साइन हुआ और बदले में इन इलाकों को सेपरेट अधिकार देने की बात कही गई थी। लेकिन इस समझौते से पहले रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। मतलब वो कहते हैं ना कि दूध का जला आदमी छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और यूक्रेन तो क्रीमिया को गंवा चुका है। मतलब 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दिसंबर 2021 में नाटो की सदस्यता लेने का ऐलान किया, जिसके विरोध में रूस खड़ा हो गया। रूस किसी भी कीमत में यूक्रेन को नाटो देशों का सदस्य नहीं बनने देना चाहता। इस विवाद को समझने की कोशिश मैंने विदेश नीति को नजदीक से देखने वाले अरुण पांडे से की। मैंने उनसे पूछा कि यूक्रेन को नाटो का साथ मिल जाने से रूस को क्यों दिक्कत है। ऐसा तो नहीं है कि नाटो दुनिया में आतंक का पर्याय है, तो फिर यूक्रेन के नाटो देशों का हिस्सा बनने से रूस को परेशानी क्यों है? रूस नेटो से इसलिए परेशान है क्योंकि रूस को लगता है कि नेटो के ठीक उसके गले के नीचे उसके पड़ोस में आ जाने से उसको इनसिक्योरिटी फीलिंग आ रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि उस पर निगरानी बढ़ जाएगी, उसको नेटो अपनी ताकत के दम पर डोमिनेट करेगा, और रूस का जो महाशक्ति अभी वैसे एक ही है, लेकिन रूस को मोटा मोटी तीसरी महाशक्ति माना जाता है, क्योंकि आर्थिक तौर पर रूस कमजोर है। चाइना जो है वो दूसरी महाशक्ति इसलिए बना है कि वो सैनिक तौर पर भी अब मजबूत हो गया और आर्थिक तौर पर तो सेकंड नंबर की इकोनॉमी है ही। रूस को नेटो के आने से दिक्कत ये हो रही है, रूस को ऐसा लगता है कि यूक्रेन से हम अमेरिका की छोटी छोटी मिसाइल जो नेटो के पास हैं, बड़ी सोफिस्टिकेटेड मिसाइल हैं, तो उसकी रेंज में आ जाएंगे, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है और अमेरिका और नेटो के पास जो मिसाइल हैं
वो तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, वो तो मतलब पूरे ब्रह्मांड में घूम घाम के मार कर सकती है, फिर तो यूक्रेन के ठीक बगल में है। इसलिए आपको एकदम याद होगा ये बिल्कुल वैसी घटना है, शीत युद्ध जब चल रहा था, जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उस समय रशिया ने क्यूबा में मिसाइल तैनात कर दी थी। क्यूबा कम्युनिस्ट कंट्री बन गया था, तो क्यूबा में मिसाइल तैनात हो गई थी और अमेरिका जिस तरह का, रूस का इस तरह का रिएक्शन है, एग्जैक्ट यही रिएक्शन अमेरिका का था और अमेरिका ने क्यूबा में हमला करने का मन बना लिया था, लेकिन वो क्राइसिस एवर्ट हो गया, क्यूबा ने वो जिद छोड़ दी और मिसाइल का संकट खत्म हो गया। यहाँ यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की ने क्या किया कि उन्होंने रैपो नहीं बना के रखी। एक होता है कि आप भड़काने वाले बयान दो, कई बार ऐसा होता है कि कोई कमजोर आदमी होता है और वो बार बार मजबूत आदमी को उत्तेजित करे तो वो पलट के उसको लगता है कि इसको हम अब पीठ ही देंगे। हुआ वही है, जेलेंस्की धुतकारते रहे पुतिन को और पुतिन को लगा कि ये बार बार अपमान कर रहा है। पुतिन यूरोपियन यूनियन के पास गए, नेटो के पास गए और सबने कहा कि नहीं भाई वर्जी लगाएगा तो हम कैसे मना कर सकते हैं। फाइनली ये स्थिति आई है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं बता दूं कि 2000 के आसपास जब बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं, ये पुतिन ने एक पुराने इंटरव्यू में सुन रहा था, उसमें पुतिन ने ये कहा था, उन्होंने बिल क्लिंटन से कहा था कि अब तो कोल्ड वॉर खत्म हो गया, या तो हम नेटो भंग कर दीजिए नहीं तो हमको भी नेटो में शामिल कर दीजिए। और बिल क्लिंटन ने वादा कर दिया कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम तो रूस को भी शामिल कर सकते हैं नेटो में। लेकिन बाद में जब पुतिन ने कहा कि जब ये अमेरिकी अधिकारियों के पास ये प्रपोजल गया तो उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को समझाया कि क्या बात करते हैं आप, रूस को कैसे शामिल किया जा सकता है नेटो में। क्योंकि अमेरिकी ऑफिशियल को चिंता ये थी कि अगर रूस को नेटो में शामिल कर लिया गया तो अमेरिका की टेक्नोलॉजी, अमेरिका का डिफेंस सिस्टम, अमेरिका की एक से एक सोफिस्टिकेटेड मिसाइल, आपके वॉर प्लेन, फाइटर प्लेन, ये सारी टेक्नोलॉजी रूस किसी ना किसी तरह से पता लगा लेगा, हासिल कर लेगा। और हो सकता है ये उसकी एक टैक्टिक्स हो, एक प्लॉय हो कि पहले नेटो में शामिल होकर उनका सब कुछ निकाल लो और फिर नेटो से बाहर होके और अमेरिका को धमकाना शुरू कर दो। उसकी वजह यही है, इसी वजह से नेटो से रूस को दिक्कत है। यहीं से बात बिगड़नी शुरू हुई। मतलब रूस को नाटो देशों से यूक्रेन का साठगांठ अच्छा नहीं लगा। दरअसल रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो देशों का सदस्य देश बने, क्योंकि इससे रूस की घेराबंदी नाटो फोर्स करेगी और उसके खिलाफ अमेरिका से लेकर दुनिया की बड़ी शक्तियां यूक्रेन के साथ होंगी और यूक्रेन की सीमा से नाटो सेना घेराबंदी करेगी, जो रूस के लिए भविष्य में बड़ा खतरा हो सकता है। क्योंकि यूक्रेन 2000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा रूस के साथ साझा करता है। रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो से जुड़ा तो नाटो सेनाओं की पहुंच रूसी सीमा तक हो जाएगी। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो रूस की राजधानी मॉस्को की पश्चिमी देशों से दूरी केवल 640 किलोमीटर रह जाएगी। अभी ये 1600 किलोमीटर है। वैसे ये तो संभावना की बात हो गई। फिलहाल रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के मैदान में खड़ा है। इससे रूस को क्या मिलेगा और दुनिया के देश रूस के खिलाफ कौन सा रास्ता अपनाएंगे, इसको विस्तार से अरुण पांडे ने बताया है। पुतिन को लग रहा था कि यदि मैंने पहला कदम नहीं उठाया और अगर यूक्रेन को नेटो में शामिल कर लिया गया या यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में ही शामिल कर लिया गया, तब उनके लिए एक्शन उठाना टफ हो जाएगा। तो पुतिन ने इसलिए एक्शन लिया। दूसरा, ट्रंप जब तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो आमतौर पर पुतिन से सीधे नहीं उलझ रहे थे, तो शायद पुतिन को ये थोड़ा गलतफहमी हुई और बाइडेन के आने से अमेरिका थोड़ा सा रशिया की तरफ भी हॉस्टाइल हुआ, चाइना की तरफ भी ज्यादा हॉस्टाइल रुख अपनाया। इन दोनों वजह से जो हमको लगता है कि चाइना ने भरोसा दिलाया कि हम तुमको आर्थिक तौर पर परेशान नहीं होने देंगे, हथियार तुम्हारे पास है ही, इसलिए रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर लिया। लेकिन मुझको ऐसा लगता है और इंटरनेशनल एक्सपर्ट के हिसाब से भी देखा जाए कि ये रशिया का आत्मघाती कदम है पुतिन का, क्योंकि रशिया आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत नहीं है
और इनके ज्यादातर एसेट्स जो है वो अमेरिका, यूरोप, कनाडा, जापान ऐसे देशों में भी पड़े हुए हैं। अब ये सारे के सारे फ्रीज हो गए हैं तो आपकी लिमिट हो जाएगी, आप बहुत ज्यादा आपके पास गुंजाइश नहीं, चादर आपकी छोटी होती जाएगी। दूसरा, इसमें सबसे बड़ा जो रशिया को फायदा हो रहा था कि जर्मनी एनर्जी को लेके पूरी तरह रशिया पर डिपेंडेंट था। वैसे तो सारे यूरोप देश डिपेंडेंट थे, लेकिन जर्मनी जो कि बहुत बड़ी इकोनॉमी है यूरोप की, वो रशिया पर डिपेंडेंट थी और रशिया को काफी पैसा वहां से कारोबार से मिल रहा था। लेकिन अब ये रास्ते बंद होने लगेंगे। ऐसे देखा जाए तो पुतिन का जो कदम है वो रशिया को मुश्किल में डालेगा और पुतिन ने सोचा ये था कि रशिया को हम क्षेत्र का लीडर बनाने के साथ साथ जो उनके घरेलू फ्रंट में भी वो परेशान थे। ये देखना जरूरी है, पुतिन के बारे में ज्यादा बात नहीं आ रहा था, लेकिन वहां प्रदर्शन हो रहे थे, वहां के लोग लोकतंत्र की मांग कर रहे थे, तो उनको लगा कि ये सारी समस्याओं की जड़ है कि यूक्रेन पर हमला करके लोगों का ध्यान भटका दिया जाए। लेकिन रशिया मेरे ख्याल से इकोनॉमिक संकट में धीरे धीरे फंसेगा। यूक्रेन को जरूर इसका डैमेज होगा, नुकसान उठाना पड़ेगा, तब तक ये हमले जारी रहेंगे। लेकिन जिस तरह से रूस ने कार्रवाई की, उससे लगता है कि यूक्रेन पर कब्जा करने की पूरी तैयारी है। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। मतलब यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ती है, और अगर रूस ने यूक्रेन पर कब्जा करने की घोषणा की तो रूस की सीमा पश्चिम में यूरोप से सीधे जुड़ जाएगी। ये बात तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि सोवियत संघ के टूटने से पहले तक यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद दुनिया दो गुटों में बंट गई। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ, जिसके बाद 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ टूट गया और 15 अलग अलग देश बने, जिसमें यूक्रेन, आर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, जिसको दुनिया के देशों ने देश के तौर पर मान्यता दी। अब जब यूक्रेन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तब अमेरिका के ऊपर एक बार फिर से दबाव बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि अमेरिका में इसको लेकर सियासत शुरू हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अगर वो राष्ट्रपति होते तो रूस को ऐसा नहीं करने देते, और ये सब तब हुआ जब हमारी पार्टी की अमेरिका में सरकार नहीं थी। And if I was the president, very simple, it wouldn't have happened. Under Bush, Russia invaded Georgia. Under Obama, Russia took Crimea. Under Biden, Russia invaded Ukraine. I stand as the only president of the 21st century on whose watch Russia did not invade another country. तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन खराब होती अपनी छवि को सुधारने के लिए रूस के खिलाफ सेना उतारेंगे, या फिर कोई और रणनीतिक विश्व शक्तियां अपनाएंगी? वैसे अब तक कई ऐसे फैसले रूस के खिलाफ वैश्विक शक्तियों ने उठाए हैं, जिसका असर आज नहीं तो कल रूस के खिलाफ जरूर दिखेगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के जरिए मिली जानकारी पसंद आई होगी। आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करने और चैनल को सब्सक्राइब करने और कमेंट कर अपनी राय देने की कोशिश जरूर करें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारे Facebook पेज को लाइक करें, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी मदद करें। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.